हम्म। ऐसे कैसे चलेगा काम भाई? करे था ना हमने एसआर वाले केसेस। हाँ। ये क्या लिखा हुआ देखो तो। एम्प्लॉय वाला केस छोड़ के कौन सा केस था एक? कंपनी उन एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर रही है जिन्होंने 1% या उससे ज्यादा कंपनी की इशूड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखी है। दूसरा ये था कि आप सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज को इशू कर रहे हो। उस केस में आपको सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ता था, दैट इज ओआर या फिर एसआर। एक सिचुएशन और थी हमारी, दिस वन। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हो जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, लेटर ऑन फिर चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए अप्रूवल के लिए एसआर पास करना पड़ेगा, वेदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर क्या याद होंगे बताओ मुझे। बोलो। ये तो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है ना। बैठो। अब इधर देखो ध्यान से। याद है हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी थी? हाँ ना, बोल लो बेब ओ। अच्छा। क्या पढ़ा था अपने एम्प्लॉय की डेफिनेशन? हाँ। अच्छा और? देखो भाई, ये बेसिकली हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। मैंने आपसे कहा था इसमें एक छोटा सा पॉइंट स्किप हो गया था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं दिस वन। क्या कह रहा है बेटा? डज नॉट इंक्लूड। क्या कह रहा है जी? डज नॉट इंक्लूड। अब इसको लेके ना एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है गवर्नमेंट का, वो हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। इधर देखो। जनरली बेटा ये जो बेसिक एम्प्लॉय के डेफिनेशन है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नीचे दिए गए दो पर्सन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ये लोग इंक्लूड नहीं होंगे। दैट मीन्स इनको हम क्या इशू नहीं कर सकते हैं बेटा? शेयर्स इशू नहीं कर सकते अंडर स्कीम ऑफ इशू। यही था ना? हाँ। पहला कौन है? एम्प्लॉय जो कि प्रमोटर ग्रुप का हो या फिर पर्सन ऑफ प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो, सॉरी यानी प्रमोटर हो या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो। दूसरा डायरेक्टर खुद या अपने रिलेटिव के साथ मिलके या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट मिलके डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है बेटा कंपनी के मोर देन 10% शेयर्स। कौन से वाले? इक्विटी वाले, ठीक है। तो उसको हम जनरली एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करेंगे और उसको हम इशू के तहत शेयर्स इशू नहीं करेंगे। यही पढ़ा था हमने। अब ये जो पॉइंट है ना, ये एक नोट पॉइंट के तहत इसको समझाना है मेरे को आपको। दीज पॉइंट्स, चाहे वो फर्स्ट वाला हो चाहे वो सेकंड वाला हो, नॉट अप्लाइड फॉर प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है। प्राइवेट कंपनी जो कि क्या है बेटा? स्टार्टअप है। और ये एक तरह से एग्जम्पशन मिली है, क्या मिली है बेटा? बट ये एग्जम्पशन परमानेंट नहीं है। ये एग्जम्पशन मिली है 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल तक। स्टार्टअप जितनी भी है, और स्टार्टअप प्राइवेट ही हो सकती है, पब्लिक कंपनी स्टार्टअप नहीं हो सकती है। कौन कौन बन सकता है स्टार्टअप का स्टेटस, किस किस को मिल सकता है? याद है? आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी है 11th क्लास में, बिजनेस में, राइट? तो वहां पे बेसिकली कंडीशन ये थी कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट है या फिर एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म, इन तीनों की बिजनेस एंटिटी को क्या मिल सकता है बेटा? स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। इनके अलावा और किसी को स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर बेसिकली अगर प्राइवेट कंपनी इशू लेके आ रही है, क्या लेके आ रही है? इशू। और वो चाहती है प्रमोटर को शेयर इशू करना, वो चाहती है उन डायरेक्टर को शेयर इशू करना जिन्होंने ऑलरेडी मोर देन 10% शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो वहां पे आप कर सकते हो। आपके लिए पॉइंट क्या है? एग्जेम्प्टेड। इसको एड ऑन कर लेना उसमें। बट ये परमानेंट है या टेम्पररी है? स्टार्टअप की लाइफ ही कितनी है?
10 साल, तो 10 साल तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा अपने को। तो ये सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी दोनों हो चुके हैं हमारे। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? क्लॉज सी। क्या डिस्कस करेंगे? देयर आफ्टर आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू द बोनस शेयर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स, फिर हमारा ये वाला पार्ट भी समाप्त हो जाएगा, पार्ट सी। और उसके बाद हमारा पार्ट डी शुरू हो जाएगा, शेयर कैपिटल का। कितने पार्ट हो चुके हैं हमारे? ए, बी, सी, ये सी चल रहा है। ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा मोस्टली आज, में भी हो जाएगा ये। और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट डी शुरू करेंगे। ठीक है, बोलिए। ओके, लिख लिए? दिस एग्जाम्पशन ग्रांटेड टू प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। ठीक है, कॉपी किए? पक्का? श्योर? चलिए अब इधर आइए ध्यान से, बुक निकाल लो। बुक लाया सारे? चलो अच्छा सर, क्या लिखा हुआ है? इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। क्या लिखा है? इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे सेक्शन की कवरेज कौन सी है? सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। और कौन सा रूल पढ़ रहे हैं बेटा? अच्छा देखो, इस सेक्शन में हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं। कितने रूल देख लिए हैं? एक तो मैंने आपको पढ़ाया था राइट शेयर्स में रूल 12 है, और इससे पहले हमने पढ़ा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रूल 12। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा? रूल 13। ठीक है, बोलो जी। इसके बाद मैं रूल पढ़ाऊंगा आपको, कौन सा? 14, जो कि बोनस शेयर्स के लिए होगा। किसके लिए होगा? बोनस शेयर। सिक्वेंशियल रूल है क्या बेटा ये? सिक्वेंशियल रूल है, तो याद कर लीजिएगा। अच्छा एक और चीज बता दो, जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली टेस्ट दिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां तो देखो तुम लोगों ने बहुत कर रखी थी उसमें, और ये मान के चलो कि मैंने बहुत लिबरल चेकिंग करी थी, वरना इतने मार्क्स भी नहीं आते, ट्रस्ट में। ठीक है, ओके देखो, जैसे कुछ बच्चों ने ना यहाँ पे प्राइवेट कंपनी वाला पॉइंट को, वो पूरा क्वेश्चन गलत है। वो अगर मैंने किसी को नंबर दे रखा है ना आपको, तो ये मान के चलना कि मैंने जस्ट एक लिबरल चेकिंग करी है आपको, क्योंकि तुमने वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिखा हुआ है? कंपनी का 3.5 करोड़ का टर्नओवर है, दैट्स मींस कंपनी वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी एक दो बच्चों को छोड़ के। ठीक है, उसका आंसर इस तरीके से आपको वोट नहीं करना। ठीक है ना? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका कंक्लूजन गलत हो, चाहे आपने ऊपर फ्रेमिंग गलत कर दी हो, पूरा क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि आपसे पूछा क्या गया था, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होगी या नहीं होगी, है ना? मैंडेटरी है या नहीं है? आपने क्या बोल दिया? है। और है बोल दिया तो मतलब गार्ड। एक दो बच्चों ने शायद लिखा था कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, बट उसका भी लिखने का एक डिफरेंट तरीका होगा, वो भी सही नहीं है कोई। समझ रहे हो? बट वही है ना कि भाई तुम लोग थोड़ा सा अपने आप को क्या बनाओ, लीगल लैंग्वेज से कनेक्ट रखो। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कुछ के प्रेजेंटेशन तो इतनी बकवास थी। टेस्ट कॉपी ना थोड़ा सा अच्छी बनाओ, डायरी टेस्ट कॉपी नहीं होती है। ठीक है, अब उसमें तुमने इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, आंसर खत्म कर दिया है आधे पेज में, तो ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, आपने कोटिंग अच्छी कर रखी है, ठीक है, कैसे चीजों को प्रेजेंट करनी है, बट बेटा उसमें अगेन वो लीगल टर्म्स की कमी है। अच्छा कुछ लोगों ने तो ये लिखा हुआ है, दिस सेक्शन टॉक अबाउट। हाँ लिखा हुआ है, जिसने लिखा वो समझ गया है। ठीक है, अरे बाबा, और एक कई बच्चों ने तो एक चीज को मल्टीपल, मैंने उसकी कॉपी में मेंशन भी किया हुआ है कि एक चीज को मल्टीपल टाइम दिखा रखा है। भाई शेयर होल्डर, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने जो एसएसडी वाला प्रोविजन डिफाइन किया था, 1000 शेयर होल्डर वाला, भाई वो नोटिस के लिए एक कंडीशन है कि नोटिस कितने मेंबर भेज सकते हैं। बच्चों ने वहां पे लिखा हुआ है एसएसडी, सॉरी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के 1000 शेयर होने चाहिए, कई लोग तो 10,000 लिखे हुए हैं। भाई और आईडी, आईडी शॉर्ट नोट्स क्या आ गया, तुम्हें पता ही नहीं चला तुम्हें लिखना क्या है उसमें, सब कुछ फैल गया उसमें बिल्कुल ही। राइट, 4 नंबर किस में मिले आपको? आईडी वाले में। बाकी भाई, क्योंकि आईडी का जो बेसिक से उतना अच्छा आंसर लिखा जा सकता ना उसमें, इतना प्यारा आंसर, सुंदर आंसर, तो क्या बताओ। सेक्शन 2 क्लॉज 47 को बच्चों ने इतने दरिंदे की तरीके से लिखा हुआ है, कुछ बच्चों ने।
मेरे को इतना गुस्सा आया था वो देख के, मैं क्या बताऊं। अच्छा, कुछ बच्चों ने सेक्शन 2 क्लास 77 लिखा हुआ है। इनको ही लग रहा भैया जो जो आता है सब लिख दो। और किसी ने कंपनी चाहिए 2019 लिखा हुआ है। मैंने उसमें लिखा हुआ है कब आया मुझे बता देना। पूरा ही कटेगा। आपने कोटिंग ही गलत कर दी ना। तो बस भाई, जब आया तो 2019 में जो एक्ट आया मुझे बता देना। या तो चलो इसमें अमेंडमेंट एक्ट लिखा होता समझ में आता है। मेन एक्ट लिखा हुआ है 2019 का। समझ रहे हो। तो भैया देखो मैं आपको, और दूसरी बात, इतना डिफिकल्ट टेस्ट था नहीं वो, इतने चिल्लड़ चिल्लड़ क्वेश्चन थे। राइट। बहुत सिंपलीफाइड, सब कुछ तुमने पढ़ा हुआ था। फॉरेन जैसे दिन को लेके बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन था कि इसमें लिखे क्या। कई बच्चों ने दिन का बस एक ही लाइन लिखी हुई, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर फॉरेन डायरेक्टर्स, दैट्स इट। और कुछ लिखा ही नहीं उसमें। राइट। सो और कुछ लोगों ने इतना फैल गया उसमें सब कुछ लिख दिया है। दिन एक से ज्यादा ओवर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अबे भाई पूछे नहीं तुमसे वो। तुम दिन बताओ, दिन का मीनिंग बताओगे ना। कोई बात नहीं, एक लाइन का आंसर हो। सपोज अगर मैं आपको बोनस शेयर्स का क्वेश्चन 8 नंबर में दे दूं, क्या लिखोगे उसमें? उसमें है ही 4-5 लाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट भाई? जितना अपनी मर्जी थोड़ी फैल जाएंगे उसमें हम लोग। अब आईडी मान लो 4 नंबर में पूछा, तुम पूरा सेक्शन लिख के आ जाओगे क्या उसमें? ले सर भाई, और कुछ भाई तुम लोग सुनो मेरी बात। आपने ये लिख दिया ना ऊपर हेडिंग में सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, इनफ है। अब बच्चा वहां पे लिखा क्लॉज ए क्लॉज बी, अबे सालो जरा से भी गलती हो गई ना, पूरा आंसर कटेगा। गलती से भी इधर उधर क्लॉज हो गया ना, फिर आंसर भी इधर उधर हो जाएगा। क्यों लिखना है आपको? बुलेट्स में लिखो ना आंसर। अभी तो याद है, रिसेंटली पढ़ा है, इसलिए सोचा सब कुछ लिख दें। क्योंकि ऐसी आदत बनेगी, या तो तुम सब कुछ याद कर लो, नहीं कर पाओगे, मतलब ही नहीं बनता। तो आपने हेडिंग क्या लिख दी है? या फिर ऐसे लिख दो 213, सारे कवर हो गए। अब सिर्फ बुलेट पॉइंट में लिख दो आंसर। तुम अपने आप को लॉ मेकर मत समझो भाई। आंसर को जितना सिंप्लीफाइड रखोगे, उतना एग्जामिनर आपका अच्छे से चेक करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब लिख रहे हो ना, जैसे उसमें आपने एक पॉइंट लिखा हुआ था नन ऑफ इज रिलेटेड, वो चीज बार बार लिखने की क्या जरूरत है? लिख दिया ना एक बार, इट्स इनफ ना। हो नीचे बुलेट पॉइंट बनाओ, चारों पॉइंट लिखो, खत्म करो काम। जबकि तुम लोग आंसर अटेम्प्ट कर चुके हो ऑलरेडी। कितने क्वेश्चंस करा चुका हूं आप लोगों को? करा चुका हूं ना, इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे। जब आप लोगों ने प्रैक्टिस कर तब जाके तुम ये हरकतें करो, तो फिर ये तो फिर जस्टिफाइबल नहीं है ना भाई। या तो तुम पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते तो फिर मैं समझता, चले ठीक है। मैंने कहा ना, ज्यादा सोचना नहीं, ओवर स्मार्टिंग करनी नहीं। एक्स्ट्रा नहीं लिखना है कोई भी अननेसेसरी। कोई जरूरत नहीं उसकी, जितना पूछा है उतना आंसर तो खत्म। और एक कुछ बच्चों ने लिखा है एज पर माई एडवाइस। हु आर यू? जो भी लिखा है, मतलब ये लिखा है मेरे एडवाइस, मैं एडवाइस करती हूँ इसको। समझ रहे हो? बोलो भैया। अब एक क्लास रखूंगा जिसमें मैं सारे आंसर आपको लिखवाऊंगा, कैसे आपको आंसर लिखना है वो, और कैसे आप स्कोरिंग कर सकते हो उसको। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अब जैसे वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे वुमेन डायरेक्टर वाला, उसमें ना आपको कुछ भी, आप पूरे नंबर मिलते हैं उसमें, पूरे नंबर। इतने प्यार से लिखा जा सकता है। आपसे क्या पूछा था उस क्वेश्चन में? ये पूछा था कि इस कंपनी का, उसमें लिखा भी है प्राइवेट, और उसमें लिखा है टर्नओवर 350 करोड़ है। बच्चा फैल गया। तो उसने पढ़ा था 300 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। अबे ये तो देखो प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है दिस। और कुछ बच्चों ने क्या करा है, लिस्टेड कंपनी के साथ ही उसमें लिस्टेड कंपनी की भी टर्नओवर बता दी, सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल बता दी 100 करोड़ होनी चाहिए। अरे लिस्टेड कंपनी, उसमें कौन सी पेड अप शेयर कैपिटल है? लिस्टेड कंपनी होना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिस्टेड कंपनी एंड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़। किसने पढ़ा है? किस बेवकूफ ने पढ़ा है? मैंने तो नहीं पढ़ा है। और उसको भी ना आप थोड़ा प्रेजेंटेटिवली देखोगे यार क्या लिखा हुआ है।
एक ही लाइन में खिचड़ी बना दी सारी। इतना मैं कह रहा हूँ इतना सुंदर लिखा जा सकता था ना वो। एक काम करो तुम लिखो वाला आंसर। मैं मानूंगा नहीं आज। वुमेन डायरेक्टर वाला लिखो कोई आंसर उसका। बच्चे बोलेंगे सर यार डायरेक्टर चैप्टर में वुमेन डायरेक्टर कहाँ से आ गई। सॉरी, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर में। लिखो। कंपनी का नाम क्या था वो मुझे याद नहीं है। क्या? डिवाइन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। लिखो। लिखो। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रोविजो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149 specify specify conditions related to appointments of women director appointment women director। फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट आंसर लिखो। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट आंसर लिखो। द फॉलोइंग क्लास ऑफ, और ये सारे बुलेट पॉइंट में होने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट बुलेट हो गया, सेकंड बुलेट है। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज shall appoint shall appoint at least one women director at least one women director in its board in its board in its board। अब सुनो उसके बाद ना इस तरीके का करोगे ऐसे। ठीक है। ये बनाओगे ये। अब लिखो पॉइंट ए। एवरी लिस्टेड कंपनी एवरी लिस्टेड कंपनी फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट लिखो। सब पॉइंट बनाना बेवकूफो याद रखना। जैसे तुमने बुलेट बनाया, ये बुलेट बनाया, तो सब पॉइंट यहाँ से शुरू होगा ना कि इसके साथ यार हड्डियां तो होना रहना, प्रेजेंटेशन सीखो। ठीक है। अब ये नहीं कि बेटा इसी के साथ ही ए बी लिख दिया है, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा ए कहाँ से आएगा, इस सब पॉइंट के अंदर आएगा। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको, ये प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाती है थोड़ा सा। मुझे पता है बेवकूफ उसी के नीचे लिखता है वो बुलेट पॉइंट में। तो एक ही पॉइंट तो हो गया वो। काटो उसको। इधर कर रखा है। हाँ ठीक है। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। लिखो। पहले क्या लिखा आपने, एवरी लिस्टेड कंपनी। दूसरा लिखो एवरी अदर पब्लिक कंपनी एवरी अदर पब्लिक कंपनी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग हैविंग लिखा। अब इधर देखो, हैविंग के बाद नीचे पहला लिखोगे पॉइंट आई। हैविंग हैविंग में ऐसे लिख दोगे, इस तरीके से पॉइंट बना के फर्स्ट पॉइंट लिखोगे उसको। और अगेन समझ गया ना कैसे लिखना है। हाँ जी, पहला पॉइंट लिखो। पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ। अब यहाँ पे नंबर्स में नहीं लिखा है कोई भी। ठीक है। ऑफ 100 लिखो, 100 करोड़ रुपीज। 100 करोड़ रुपीज। ठीक है। और उसी में लिखो और, फिर लिखो सेकंड पॉइंट इस तरीके से। सेकंड पॉइंट, और उसमें लिखना टर्नओवर ऑफ टर्नओवर ऑफ टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। 300 करोड़ रुपये और मोर। 300 करोड़ रुपये और मोर। फुल स्टॉप।
यानी कि ये है अपॉइंटमेंट कंडीशंस रिगार्डिंग वुमेन डायरेक्टर। कौन से डायरेक्टर बेटा? वुमेन डायरेक्टर। तो भैया अगर ये जो प्रोविजन है आपसे पूछा है क्या उस पर्टिकुलर कंपनी का जिसका 350 करोड़ का टर्नओवर है उसको क्या वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है? ये तो लिखा है ना। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो भैया टर्नओवर तो ज्यादा है, बट प्रॉब्लम इज दैट सर वो कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। और ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी के ऊपर। आने गेटिंग माय पॉइंट? तो फुल फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से लिखो, बुलेट मत बनाओ। अब बुलेट कहां से बनाओगे? मेन जो लाइन शुरू हो रही है वहां से। तो ठीक है, इसमें लिखो दीज प्रोविजंस, बेवकूफ, दीज दीज प्रोविजंस only applicable for only applicable for listed companies, listed companies, listed companies and other public company। ऑफ कोर्स कौन सी कंपनी में अनलिस्टेड है? अदर पब्लिक कंपनी which fulfill following criteria, which fulfill following criteria, comma, therefore, comma, therefore नहीं, सॉरी, कॉमा लिख लिया आपने, कॉमा therefore काट देना, comma, not applied into private companies, not applied into private companies, full stop। अब लिखो कंक्लूजन, अब लिखो कंक्लूजन, और कंक्लूजन पूरा लिखना है, मैं हड्डियां तोड़ दूं ऐसे लिखा हुआ है। एग्जामिनर तुम्हारा खोपा है, वो देखे कंक्लूजन में क्या लिखा है, उसको दिखे प्रॉपर क्या लिखा हुआ आपने, ये किसने लिखा था ये? और मुझे लग रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ है। कंक्लूजन पूरा लिखोगे और उसके बाद कंक्लूजन के बाद आंसर शुरू नहीं करना है, इस तरह का पॉइंट बना के नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है। लूज लिखा ये, फिर लिखो इन above केस, इन above केस। अब हमारे क्वेश्चन में कंपनी का नाम क्या है? क्या है? डिवाइन, डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिखो, डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, इज अ प्राइवेट कंपनी सो, इज अ प्राइवेट कंपनी सो irrespective, irrespective, irrespective whatever the turnover limit, whatever the turnover limit, whatever the turnover limit turnover limit, ठीक है, not required to appoint, not required to appoint women director, women director, full stop, full stop लिखा, नेक्स्ट आंसर लिखो। कंपनी कैन, या कंपनी में वॉलेंट्रली, कंपनी में वॉलेंट्रली अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर, अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर, अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर in its board, in its board, if do so, if do so, then follow the conditions, full stop। बस ये आंसर। कौन सी बैंकर? हो गया ना, आपने आंसर बता दिया, तो इसका मतलब जो भी एडवाइस वगैरह है सब कुछ क्या है बेटा,
रॉन्ग है। आपको किसी को रॉन्ग प्रूव नहीं करना, किसी को सही नहीं बोलना, आपको अपनी लीगल फ्रेमिंग के जरिए आंसर दे देना है। नाउ डिसाइड अपॉन द एग्जामिनर। ठीक है, क्या था? तो फिर तो अपॉइंट कर लोगे। लिखा है इसमें क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? हाँ तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट लाइन से बुलेट बना दो। इफ इफ नाम क्या? डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम बेवकूफ। अरे बाबा, हाँ लिखो। इफ डिवाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वुड बी पब्लिक कंपनी, वुड बी पब्लिक कंपनी, सो as the turnover limit exceed, as the turnover limit exceed, provision of this section applicable, provision of this section applicable, must be appoint women director, must be appoint women director। तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तुम बुक आज भी नहीं लाई होगे? फुल स्टॉप। समझ आया? कहाँ है? निकालो। अब मुझे क्या बताओ, अपना अपना आंसर देखो और इस आंसर को देखो। क्या मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है क्या? नीचे तो मुझे मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है क्या? नहीं ना। वही है जो आपने लिखा है, बस आपको थोड़ा उसको प्रेजेंटिव तरीके से लिखना है। और देखो कितना कंटेंट लिख दिया, और वही लाइन है, कोई रिपीटेशन नहीं है, डबल कोई चीज हमने डिफाइन नहीं करी है। तो लिखने के लिए आपके पास कंटेंट बहुत है। सिचुएशन इज दैट कि आप लोग अपने दिमाग को कितना एक्सटेंसिव वे में लेके जा रहे हो। आर यू गेटिंग माई वर्ड? नहीं है? फिर पिटेगी आज। समझ में आ रही है बात? तो ये है बेटा। तो जो अगला अपकमिंग टेस्ट है ना भाई, इसमें ना मुझे एक भी बच्चे से, अगर तुमने वो गलतियां रिपीट करी जो मैंने तुम्हें नोट करवा रखी हैं, मैं तोड़ दूंगा हड्डियां, याद रख। ठीक है? पहला टेस्ट था, मैं सीरियसली बहुत लिबरली चेकिंग करी, वरना जिन बच्चों के जितने मार्क्स आ गए 50% लेस कर देना उसमें। भाई आईसीएसआई की चेकिंग ही वही है, तो क्या बोलूं आपसे? हम तो उसके पैरामीटर के बेसिस पे बात करेंगे ना, तो नहीं देंगे नंबर आपको यार, आप जितना मर्जी लिख के आ जाओ। अब तुम सोचो ना, बच्चा एक मेरा कोई नॉन था, एक व्यक्ति, उसके ना 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आया हो। कितने नंबर का? तो पता है उसके कंप्यूटर में 0 नंबर आए थे। इसका मतलब लिखना मैटर ही नहीं करता यहाँ पे। ये एग्जॉस्ट ऑन कर देना, नीचे से तीसरा स्विच है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम क्या लिख कर, ये ड्यू सोल्ड थोड़ी है यार, उसमें नीचे से तीसरा। अरे ये, हाँ, तीसरा बटन कौन सा है? तीसरा तीसरा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जामिनेशन ना भैया ऐसी चेकिंग होती है। और ना सीरियसली बताऊं, क्वेश्चंस क्या है ना बेटा, आपको ओवर ज्यादा नहीं करना है, रिलैक्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे ना, ये एग्जाम के ही क्वेश्चंस थे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, 2000, कोई 2017 में आया, कोई 2019 में आया, कोई 2018 में आया। सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन थे। मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिया, और मैं देता तुम कर भी नहीं पाते। एग्जाम में प्रश्न सिंपल आते, बस वही है ना, थोड़ा सा हमें ना सेंसिटिविटी के साथ पढ़ना पड़ता है। जैसे वो क्वेश्चन आया था सिंगापुर वाला, अब वो कंपनी का नाम समझ बैठे उसको, बेवकूफ। उसमें लिखा है सिंगापुर नेशनल, एंड शी थिंक दैट इज अ कंपनीज नेम। यही तो गलती होती है एग्जाम में, हम क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाते।
टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। आंसर लिखने में भाई साहब 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट अगर तुम्हें याद है तो। मेन चीज क्या है? क्वेश्चन समझना। बच्चे क्यों फेल होते हैं? मैं तो कह रहा हूँ तुम 80 नंबर अटेम्प्ट करके आओ। मेरा एक फ्रेंड था, उसने ना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पेपर दिया। फाइनल में पेपर था हमारे पहले, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत टफ पेपर है फाइनल में। ठीक है। उसने मेरे से कहा था कि 75 का अटेम्प्ट करके आया हूँ भाई। कितना अटेम्प्ट करके आया हूँ? कह रहा 73 कंफर्म। क्या कहा उसने? और जब रिजल्ट आया उसके मार्क्स कितने थे? दैट कॉन्फिडेंस, 73 मार्क्स थे उसके। और लिखकर सिर्फ कितना आया था वो? कई लोग कितना लिख के आते हैं? हाँ, कितने ने? दैट मीन्स आप बकवास लिख के आ रहे हैं। तो टेक योर टाइम। आप 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आओ और इतना कॉन्फिडेंस रखो 60 में 60 आएंगे। अरे गेटिंग में बैठ। तो ज्यादा टाइम आपको किसमें देना है? अब इतना टाइम भी दे रहे हैं कि पूरा 1 घंटा निकाल दो उसमें, तो थोड़ा रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अब ये नहीं सर ने बोला था ज्यादा टाइम देना है, तो एक एक घंटा देते हैं, 3 क्वेश्चन करेंगे आराम से बढ़िया से। राइट। वैसा भी नहीं है, बट हाँ एक रीजनेबल टाइम क्वेश्चंस को देना चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी का जो कंपनी का पेपर है ना, वो ब्लैकआउट करेगा, आपको गारंटेड करेगा। फर्स्ट रीडिंग आपको ऐसा लगेगा आपको कुछ नहीं आता। बस वही मोमेंट है, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए। वही मोमेंट या तो बच्चे को पास कराएगा, क्या करता है? क्योंकि जो उस मोमेंट में संभल गया तो पास है। जो उस मोमेंट में नहीं संभल पाया वो घबरा गया। घबरा गया ना, तो घबराहट में तुम्हारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको। दैट्स व्हाई टेक योर टाइम। कैसा कंपनी लोग एक्सपीरियंस शेयर करोगे थोड़ा सा? करो। मतलब आपको क्या लगा था जब कंपनी का पेपर आपने फर्स्ट टाइम दिया था? तो तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस रहा एक बार बताओ। पहले तो पेपर दिया हूँ मैंने, पहले तो मैंने 15 मिनट की बात में मैंने पेपर जब आया सामने तो कैसा लगा? क्या लग रहा था, आ रहा है सब या नहीं आ रहा? हाँ। क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा कहाँ फंसेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है भाई, इतना सिंपल होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है। बट वही है ना, हम कहाँ गलती कर जाते हैं? रीडिंग में। याद है बिजनेस का पेपर दिया था आपने? जब मैं क्वेश्चन कराता था क्लास में, अगर आपको याद होगा 12th में, कितना सिंपल लगता था वो। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं। और जब हम रीड कर रहे थे हमको समझ ही नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसा? क्योंकि आप क्या करते हो, एक पूरी की पूरी पैरा को एक साथ पढ़ लेते हो। अरे क्यों पढ़ना है? ब्रेक इट। क्वेश्चंस को हमेशा क्या करो? ब्रेक करो, ब्रेक करके पढ़ो, पेंसिल लेके जाना। क्वेश्चन ब्रेक किया, उसकी मीनिंग निकाली पहले, फिर ब्रेक किया, मीनिंग निकाली। भाई कम से कम 10 मिनट तो डिजर्व करता है क्वेश्चन। और एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, सारी चीजें क्वेश्चन पेपर में आपने लिख दी है पेंसिल से। पेन से मतलब कैंसिल कर देंगे पेपर में, फिर बाद में उसको मिटा और देना। ठीक है। पेंसिल से लिखा आपने, फटाफट से आंसर लिखने में मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको आगा ना 2 से 3 मिनट इनफ है आंसर लिखने में। मेन प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, अब बच्चा क्या होता है ना, वो देखता है बोनस शेयर्स लिखा हुआ है, फैल जाता है, सेक्शन से एक्सप्लेन कर देता है। अब तो भाई वो पूछे नहीं था तेरे से, वो तेरे से पूछा ही नहीं है। तेरे से पूछा कुछ और है, तो लिख के बोनस शेयर्स आ गया तो नंबर जीरो ही मिलेगा ना। तो सम टाइम वहां लिखेगा थोड़ी वो प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है। अबे बेवकूफ, लिमिटेड वर्ड लिखा है तो मतलब क्या है वो? प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, अगर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा है तो सिंपल सी बात है, ये आपकी कॉमन रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग से आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में थोड़ी लिख के देगा तुम्हें, बेटा ये पब्लिक कंपनी है, हाँ ध्यान से पढ़ियो, ये प्राइवेट कंपनी है, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, वो थोड़ी बताएगा तुम्हें। वो तो ट्रिक ही क्वेश्चन देगा आपको ताकि तुम फंसो। फिर उनको दिसंबर वाली फीस, जो एग्जामिनर्स के एग्जाम की फीस है, वो जून में भी तो लेनी है। आईसीएसआई का रिवेन्यू कहाँ से आएगा? बच्चे फेल होंगे तभी तो आएगा। अब तो 1800 कर दिए, पहले 1200 थी एग्जाम फीस। अच्छा सॉरी, फाइनल की, सॉरी मैं तो फाइनल की बता रहा हूँ। कल एग्जाम फॉर्म भरा ना मैं एक बच्चे का, फाइनल का। अब 1800 कर दिए, पहले 1200 थी। मेरे टाइम पे एग्जीक्यूटिव और फाइनल दोनों की 1200 थी। समझ रहे हो? तो आईसीएसआई का रेवेन्यू किसका है? जब बच्चा डीजे करेगा, दिसंबर जून दिसंबर जून। राइट।
तो अगर आप आईसीआईसीआई का रेवेन्यू नहीं बढ़ाना चाहते हो तो ध्यान से करो क्वेश्चन। खैर पढ़ ले। देखो ध्यान से देखते हैं। तो सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या दोस्तों, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी अलोंग विद रूल 13। बहुत सिंपल है सर, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अच्छा ये पहले समझ लो, ना तो ये राइट शेयर्स है, ना ये इशू है, ना ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, ना ये पब्लिक इशू है। उसके अलावा जो है वो क्या है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। क्या बेटा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अदर मोड्स, ये अपने आप में सेपरेट मोड से बेटा सिक्योरिटी इशू करने का। देखो कहते हैं एज डिस्कस अर्लियर सेक्शन 62 सबसेक्शन में क्लॉज डी डील विद द इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या लिखा हुआ है, पर्सन, यानी कि हम किसको शेयर इशू कर रहे हैं बेटा, पर्सन को। किसको बेटा, कौन से पर्सन, देखो क्या लिखा हुआ, अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। भैया राइट शेयर्स नहीं, हाँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर छोड़ देना। दूसरा, एंड प्रोवाइड दैट अ कंपनी कैन इशू फर्दर शेयर्स टू अ पर्सन अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आइदर इन कैश और कैश अदर देन मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, बोलो बच्चों। कंडीशंस क्या है सर, अगर सपोज मान लो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है अदर देन एनी अदर पर्सन, राइट, कुछ सिलेक्टेड पर्सन को या किसी को, तो उस केस में बेटा वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा सकती है। क्या करा सकती है जी। तो इसके लिए आपको जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा, हाँ जी। दूसरा, द प्राइस सच ऑफ सच शेयर इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मतलब जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से प्राइस क्या होगा बेटा, तय होगा। भाई ये विनीत बैठा हुआ, उसको बुलाने। सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3 एंड एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब जो प्रेस्क्राइब्ड है वो किसने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, रूल 13 ने। किसने प्रेस्क्राइब किया है, रूल 13 ने। आगे गेटिंग माय पॉइंट। तो सर सबसे पहले हम भाई ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस, नमस्ते नमस्ते, ऑफिस जाओ फटाफट से। ठीक है, तो सेक्शन 62 सबसेक्शन क्लॉज सी और रूल 13 ये बेसिकली डिफाइन करता है किसको बेटा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को। किसको डिफाइन करता है बेटा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को। अभी हम इसको पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। मीनिंग क्या है सर इसका, प्रेफरेंशियल इशू का। कहते हैं मीन्स एन इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी बाय कंपनी। मतलब कंपनी या तो शेयर्स इशू कर रही है या अदर सिक्योरिटी के डिवेंचर्स वगैरह इशू कर रही है। तो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्टेड पर्संस। किसको बेटा, या ग्रुप ऑफ पर्संस को, ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस एंड डज नॉट इंक्लूड क्या बेटा, शेयर्स और अदर सिक्योरिटी ऑफर थ्रू पब्लिक इशू नहीं है ये, राइट इशू नहीं है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स नहीं है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम नहीं है, या स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं है, बोनस शेयर्स नहीं है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल इन सब के अलावा नए टेक्निक है जिससे हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब जरा एक मिनट इधर देखो ध्यान से। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ बट आई डोंट थिंक सो कि आपको तो याद होगा ना है कॉन्सेप्ट। तो सर ये यूज कहाँ होगा, देखो अगर मुझे पब्लिक को शेयर इशू करना है तो उसके लिए पब्लिक ऑफर है। मुझे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इनके 200 लोगों को शेयर इशू करना है तो उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट है। उसमें 200 से ज्यादा नहीं हो सकते ना भाई, राइट बोलो यार। या और या फिर मुझे अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो उसके लिए मैं राइट शेयर एक्सेस करूंगा। तो बचा क्या फिर, बचा क्या, अगर मुझे सब कुछ तो कवर हो गया है, राइट। अब एक कंडीशन बची हुई है, ध्यान सुनो, इधर देखो। एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ध्यान सुनना। मान लो कंपनी है एक्स लिमिटेड, कौन सी कंपनी है, और एक कंपनी है वाई लिमिटेड, कौन सी कंपनी है, वाई लिमिटेड। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन के साथ। सपोज मान लो इस एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं 1000। कितने शेयर होल्डर हैं, 1000। ठीक है, और ये कंपनी ने डिसीजन लिया है कि इस कंपनी में ये जाके मर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, मर्ज हो जाएगी। ठीक है, बोलो बच्चों। हाँ, अच्छा जब कोई भी कंपनी का मर्जर होता है, आगे चल के पढ़ोगे बेटा आप, इसके प्रोविजंस हैं आपके उसमें सेक्शन 230 से लेकर मर्जर एवल्यूएशन के प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर आपने मर्ज कर दिया किसमें, वाई लिमिटेड में। अब वाई लिमिटेड में आपकी कंपनी जाके मर्ज होगी, मतलब ये कंपनी क्या हो जाएगी बेटा, डिसॉल्व हो जाएगी। ये कंपनी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और रनिंग सिचुएशंस में कौन सी कंपनी रहेगी बेटा, वाई लिमिटेड रहेगी, हाँ या ना।
अब पॉइंट इज दैट जब कंपनी बंद हो रही है तो इस कंपनी के रिलेटेड जितने भी पर्सन है वो भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा? वाई लिमिटेड में क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। बोलो बच्चों। हाँ जी, ध्यान तो सुनना कंसंट्रेशन से। ट्रांसफर क्या क्या होंगे? कंपनी के सारे एम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा? अच्छा, कंपनी का अगर कोई टैक्स वगैरह है वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा? ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, कंपनी की जो बेसिकली जैसे मान लो एम्प्लॉय को सैलरी देना था, जो मतलब जो भी पेंडेंसी है वो सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? जो भी पेंडेंसी है बेटा रिगार्डिंग सूट हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? अच्छा, तो यार एक बात बताओ, ये शेयर होल्डर को कहाँ भेजोगे? इनको भी तो भेजोगे ना? हाँ जी, कहाँ भेजोगे इनको? तो जस्ट शेयर होल्डर को भेजोगे, ऐसे कैसे वो शेयर होल्डर आपकी कंपनी में आ जाएंगे भाई, जब तक उनको शेयर इशू नहीं करोगे? तो यहाँ पर अगर मान लो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ कंपनी, ये जो वाई लिमिटेड है, ये इशू करेगी क्या बेटा? शेयर्स। क्या करेगी? इशू करेगी शेयर्स। किसको? इन शेयर होल्डर्स को, जो इस कंपनी से हमारी कंपनी में आ रहे हैं बेटा। है ना? अब प्रॉब्लम इज दैट सर, ये टोटल कितने हैं? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये जो शेयर होल्डर है ये हमारे अपने शेयर होल्डर है हमारी कंपनी के? बोलो यार। सुनो ना, तो ये पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक तो फिर सारे हो गए ना बेटा। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब पूरी जनरल पब्लिक हो गई। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है ना? अच्छा, ना ही ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है एज पर प्राइवेट प्लेसमेंट। राइट, ये सिलेक्टेड पर्सन भी नहीं है एज पर सेक्शन 42, है ना? प्राइवेट प्लेसमेंट के हिसाब से सिलेक्टेड पर्सन भी नहीं है। और ना ही ये कंपनी की क्या है बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। बोलो बच्चों। बिल्कुल सर, ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में नहीं है ना? और ना ही ये कंपनी के क्या है बेटा? एम्प्लॉय। ये तो किसी में भी फॉल नहीं कर रहे। तो यार इनको शेयर्स मैं क्या पब्लिक ऑफर के तहत कर सकता हूँ? नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या यूज नहीं कर सकता बेटा? कांट यूज पब्लिक ऑफर। बोलो। मैं यहाँ पर क्या यूज नहीं कर सकता बेटा? कांट यूज पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू। यहाँ पर मैं पब्लिक इशू यूज नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन है तो मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट भी शेयर नहीं यूज कर सकता। कांट यूज प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि भैया वहां पे तो कंडीशन ही है 200 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। है ना? वो तो क्यूआईबीज को, एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड किया गया ना, तो एम्प्लॉय भी नहीं है ना। अच्छा, इसका मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं तो राइट शेयर्स के थ्रू भी शेयर इशू नहीं कर सकता? क्या राइट इशू कर सकता हूँ? नहीं सर, वो भी नहीं कर सकता। और एम्प्लॉय है तो मतलब ना तो मैं सेक्शन 54 में शेयर इशू कर सकता हूँ, ना ही मैं सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, सॉरी क्लॉज बी में भी शेयर इशू नहीं कर सकता। है ना? तो सर बचा क्या मेरे पास? और कोई मोड तो है नहीं, तो इसलिए बेटा एक मोड आता है इसमें। यहाँ पे आता है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। अच्छा, अब बच्चा मेरे से बोलेगा सर अगर हम सेक्शन 62 लिख दे तो क्या सफिशिएंट होगा? नहीं बेटा, यहाँ पे आपको क्लॉज मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने क्यों बोला कि वो सेक्शन जो है पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही डिफाइन कर, राइट? अभी तीनों क्लॉज अलग अलग चीज को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंशन द क्लॉज यहाँ पे। ठीक है। अदरवाइज जहां पर सेम चीज डिफाइंड है वहां पर आपको सेपरेटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपका मेन सेक्शन लिख दिया है, दिस इज इनफ। तो यहाँ पर जनरली क्या है बेटा? सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी है। तो यहाँ पे कंपनी यूज कर सकती है बेटा, कंपनी यूज दिस मोड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, यूज दिस मोड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। ठीक है। तो इस मोड को आप क्या कर सकते हो बेटा? यूज कर सकते हो सिक्योरिटी इशू करने के लिए। और यहाँ पर भी बेटा जनरली क्या लिखा हुआ था? सिलेक्टेड पर्सन लिखा हुआ था। बोलो। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा था? सिलेक्टेड पर्सन। या फिर यहाँ पे क्या लिखा था बेटा? ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या ये दोनों ही, ये जो हजार लोग हैं, क्या इस कंडीशन में फॉल कर रहे हैं बेटा ये? हाँ। तो सर ऐसे लोगों को जब हमें शेयर इशू करना हो तो इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्रेफरेंशियल इशू, वट एवर यू सेट। समझ में आया? बोलो जी। चलो लिखो।
हो भी गया ये। अच्छा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से जब शेयर इशू करेंगे तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इशू में कौन सा रेजोल्यूशन था? दो, ओआर और एसआर। उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी थी, ठीक है। और राइट शेयर्स में, आसान, राइट शेयर्स में क्या करोगे? विच रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर राइट शेयर्स? कहाँ लिखा हुआ था एसआर होगा समथिंग लाइक? चलो बाद में पता करके आना है उसको। लिखो फटाफट से। पढ़ते पढ़ते है नहीं बेवकूफ लोग। ये हो गया, ऊपर वाला हो गया। तो नीरू, तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? ओनली जेएल का एग्जाम है क्या? टेस्ट में तो प्रैक्टिस दिखी नहीं मेरे को कुछ। क्यों? अब मैं इसका क्या जवाब दूं तुम्हें? कोई लॉजिकल बात है कि टेस्ट तुम्हारा कम दिल हो गया, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो जेएल की? गिव मी सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। हाँ भाई, टेस्ट किस चीज का था हमारा? डायरेक्टर का? अगर मैं तुम्हारा शेयर कैपिटल का टेस्ट लूंगा तो क्या डायरेक्टर पढ़ के आओगे क्या? है ना? तो शेयर डायरेक्टर तो पढ़ के नहीं आओगे, एसबीआई तो पढ़ के नहीं आओगे, जीआईएल तो पढ़ के नहीं आओगे, अकाउंट्स तो पढ़ के नहीं आओगे। नालायक, छोड़ दूंगा, हड्डियां बता रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं, बस खत्म होने वाला है, टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है। कहते हैं सर ऑथराइज होना चाहिए किसके द्वारा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद क्या पास होना चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। देखिए, कहते हैं द इशू इज ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द इशू हैज ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, ये तो बेसिक बात है, मान लो एग्जाम में ये आया कि आर्टिकल ही ऑथराइज नहीं, देन व्हाट टू डू? फिर आर्टिकल को ऑल्टर करेंगे। आपको मना तो करना ही नहीं है, आपको रास्ता निकालना है। क्या निकालना है? तो भाई अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं करा तो उसको अल्टर करो, अल्टर करके उसका रेजोल्यूशन पास कराओ। राइट, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। और ये अगेन फिर आ गया, एसआर पास हो रहा है ना, तो मतलब शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, तो उसमें नोटिस जाएगा। और नोटिस जब जाएगा तो उसके साथ क्या जाएगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या लिखोगे उसमें? डिटेल अबाउट द इशू। सिंपल, देखो। While taking decision, it is important that the information is provided with regard to the matter. Hence, the company shall make the following disclosure in explanatory statement to annex the notice of general meeting. ठीक है, अब जरा ध्यान दो। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है इशू करने के पीछे? दूसरा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हो आप? प्राइस क्या है बेटा, बोलो। हाँ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किस बेसिस पर प्राइस दिया है? राइट, रेलेवेंट डेट कब है जब इशू कर रहे हो आप इस चीज को? ठीक है, किस क्लास ऑफ पर्सन को शेयर अलॉट कर रहे हो? इंटेंशन क्या है प्रमोटर डायरेक्टर की ये इशू के पीछे? प्रपोज टाइम क्या है बेटा इशू करने का और अलॉटमेंट का? ठीक है, नाम क्या है जिनको आप इशू कर रहे हो? राइट। एंड कंट्रोल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डिफाइन करो, इनके नए शेयर होल्डर के आने से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या कंट्रोल में इशू आ सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन टू होम आप अलॉटमेंट कर रहे हो ऑलरेडी मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इससे पहले भी क्या कोई ऐसे अलॉटमेंट कर चुके हो तो वो बताओ हमें। जस्टिफिकेशन दो अलॉटमेंट का, या प्री इशू या पोस्ट इशू प्राइस का पैटर्न हमें बताओ। सिंपल सी बात है, ये पूरा बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है, रीड आउट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला क्या लिखा है? कंप्लीशन ऑफ इशू। भाई जिस दिन आपने एसआर पास किया वहां से 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब जो स्पेशल रेजोल्यूशन है
इट इज वैलिड फॉर 12 मंथ। क्या बेटा? इट इज वैलिड फॉर 12 मंथ। अभी अप टू कहां से आ गया दोस्त? है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस शैल बी कंप्लीटेड विद इन कितने दिन के अंदर बेटा? 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ में आया? कहते हैं इफ द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर आपको अलग से क्या करना पड़ेगा? एक और एसआर पास करना पड़ेगा अलॉटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो 12 महीने का समय है, 12 महीने के अंदर अंदर क्या कर लेना? कंप्लीट कर लेना इशू को, शेयर अलॉट कर देना। नहीं कर पा रहे हो तो फिर नया एसआर पास करो। समझ में आया? अब जो प्राइस है वो क्या रहेगा? कहते हैं द प्राइस ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज इज टू बी इशूड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है? शेल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, यानी कि जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा। रजिस्टर्ड वैल्यूअर बेटा जनरली वैसे तो देखो ऐसा सच कोई कंडीशन नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है? बट वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और लॉ के हिसाब से आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए वैल्यूअर के तौर पे। और आपकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम क्या डिसाइड करेंगे बेटा? प्राइस डिसाइड करें। समझे? देखो कहते हैं जहां पर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑफर्ड करी जा रही है प्रेफरेंशियल बेसिस पे with the option to apply for and get the equity share allotted, the price reserved shares pursuant to the conversion shall be determined। मतलब देखो, मान लो आपको मैंने ना प्रेफरेंशियल इशू कर रहा हूँ कन्वर्टेबल में, या डिवेंचर इशू कर रहा हूँ कौन सा वाले? कन्वर्टेबल में। ठीक है? तो भैया आप इन फ्यूचर में ऑप्शन मिलेगा ना आपको इक्विटी शेयर लेने का। तो इक्विटी शेयर जब लोगे तो उस समय कोई ना कोई तो प्राइस होगा, उस प्राइस को भी आप डिटरमाइन करेंगे। कैसे? देखो, आइदर फ्रंट एट द टाइम ऑफ ऑफर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, मतलब जब सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो उस समय ही डिटरमाइन कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट या रजिस्टर्ड वैल्यूएशन, या फिर एट द टाइम विच शेल नॉट, क्या बेटा, अर्लियर देन 30 days टू द डेट व्हेन द होल्डर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बिकम एंटाइटल्ड टू, क्या बेटा, apply the shares on the basis of valuation report of the registered valuer given not earlier than 60 days where the holder of convertible securities become the entitled to apply। समझ तो आए गया हो बिल्कुल भी? आया है? हाँ तो देखो भैया, प्राइस वाले की तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखा देता हूँ कि जो प्राइस ऑफ शेयर्स है, क्या बेटा, जो प्राइस ऑफ शेयर्स है उसको कौन डिटरमाइन करेगा? डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मतलब जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है हमारा, राइट, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे प्राइस क्या होगा? डिसाइड होगा। अब ये कहता है सर मान लो कंपनी अगर इशू कर रही है, इन केस ऑफ कंपनी इशू कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कंपनी क्या इशू कर रही है बेटा? कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। और बेसिकली बेटा कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हमेशा किस पे कन्वर्ट होती है? इक्विटी शेयर्स में। तो भैया इसका भी तो प्राइस होगा ना। हाँ, तो जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में, ध्यान से सुनना, जो भी अपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, चाहे वो कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करा हो, चाहे वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल इशू करा है, भैया वो कन्वर्ट होगा ना। और कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर का कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा। या तो कहते हैं सर प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, कौन से शेयर्स बेटा? आफ्टर कन्वर्जन। तो इसको कब डिसाइड करोगे आप? ये प्राइस क्या होना चाहिए, है ना? तो सुनो, ये प्राइस डिटरमाइन करना पड़ा आपको दो तरीके से। या तो आप डिटरमाइन कर लो एट द टाइम ऑफ इशू कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, मतलब जब आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तो उसी समय क्या कर लो बेटा? डिसाइड कर लो क्या प्राइस होने वाला है। आगे प्राइस कैसे करोगे डिसाइड? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने रिपोर्ट दी है उसी समय आप डिसाइड कर लो, खत्म सिचुएशन। या फिर अगर ऐसा नहीं करते हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? भाई जब आपका कन्वर्जन का समय आएगा, ऑप्शन ग्रांट करोगे,
जैसे मान लो जिस दिन भी ऑफर देने वाले हो, ठीक है, तो विद इन 30 डेज, कितने दिन का मैडम, विद इन 30 डेज। अब ये 30 डेज मतलब क्या, जहां से आप क्या देने वाले हो बेटा, ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले हो टू होल्डर ऑफ कन्वर्जन। जैसे मान लो 30 तारीख को ऑफर देने वाले थे, 30 तारीख को, तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप डिसाइड करोगे, मतलब 30 दिन से पहले नहीं होना चाहिए। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो September 30 को हमने डिसाइड किया कि भाई आपको हम कन्वर्जन का क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या करें बेटा, नॉट अर्लियर देन 30 डेज ऑप्शन दिया, मतलब 30 दिन से पहले नहीं होना चाहिए, विद इन 30 डेज ही आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। अच्छा, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। हेलो, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। अच्छा, वैल्यूएशन रिपोर्ट कितनी पुरानी हो सकती है, मैक्सिमम 60 दिन, यानी कि मैक्सिमम 60 डेज ओल्डेस्ट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, 60 डेज कहां से, जहां आपने ऑप्शन प्रोवाइड किया। मतलब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एक टाइमलाइन चार्ट सुनना ध्यान से। मान लो ये ऑप्शन डेट है, क्या बेटा, ऑप्शन डेट है, ठीक है। तो भाई आप प्राइस कब डिसाइड करोगे, विद इन 30 डेज। क्या डिसाइड करोगे, डिटरमाइन करोगे क्या, प्राइस को। किसको डिटरमाइन करोगे बेटा, प्राइस को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। अच्छा सुनो, 30 दिन से पहले नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो प्राइस डिसाइड होगा किसके बेसिस पे, वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे जी, अच्छा ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है ना, ये मैक्सिमम कितनी पुरानी हो सकती है, 60 दिन पुरानी हो सकती है। 60 दिन कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी 60 दिन आ रहा है, उतनी पुरानी हो सकती है। 60 दिन पहले वाली रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड नहीं करोगे। अब दोबारा पढ़ो मैं उसको, आप समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, देखो भाई कह रहा है जी प्राइस डिटरमाइन करना है, क्या लिखा हुआ, आइदर फ्रंट एट द टाइम व्हेन ऑफर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इज मेड, मतलब जिस दिन आप क्या कर रहे हो बेटा, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूर को आप दे रहे हो वो, ठीक है। या फिर ऑप्शन है ना, क्या कर एट द टाइम विच, क्या लिखा हुआ है, शेल नॉट बी अर्लियर देन 60 दिन, सॉरी सर 30 दिन, टू द डेट व्हेन होल्डर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बिकम एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर शेयर्स। मतलब ऑप्शन डेट से 30 दिन के अंदर अंदर हो सकता है, उससे पहले नहीं। उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे बेटा, तो कितनी पुरानी हो सकती है मैक्सिमम, नॉट अर्लियर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस दिन आपको ऑप्शन दिया गया था। समझ आया, ये है बेटा बेसिक सिचुएशन, क्वेश्चन ऐसे ही चीजों पे बनता है दोस्तों। देखो, अभी शेयर कैपिटल पढ़ रही हो या फिर जेएचएल पढ़ रही हो, हटिया तोड़ दो ना, लग के बता रहा हूँ। देखो, कई बच्चों को ना ये लगता है कि भैया हमें तो याद ही है, ऐसा नहीं होता बेटा, यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, क्योंकि दिमाग से चीजें स्किप हो जाती हैं। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, याद नहीं था किसी को, बेवकूफ को, उल्लुओं को, उनको पता होगा हमें तो आता है, सर ने पढ़ा रखा है। अबे सर ने तो पढ़ा रखा है, तुम्हें भी याद है, सर ने तो बहुत कुछ पढ़ा रखा है। तो ये आएगा ना स्टूडेंट, क्या कह रहा था, फीस कम है, ज्यादा कर दो, टाइम ले भाई तू, काम करे। हमने तो उसको दोनों ग्रुप के लिए बोला। अरे वो सी सेट वाला बच्चा है, अंडर स्कीम।
हर्षित, वो क्या नाम है उसका? कोमल जी भी ऐसे थे। नहीं, मैंने उस दिन एक सबक लिया था। जब भी डेमो सेशन हो मैं अपनी क्लास में बुलाऊंगा हर बच्चे। तो वैसे नहीं होता ना दोस्त। एक्चुअली बच्चे का ना कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है, वो कहता है मैं नहीं कर सकता भाई ये। तो कॉन्फिडेंस में लाना होता है ना एक दो दिन। फिर तो मैं ही गिराऊंगा कॉन्फिडेंस सबसे पहले। पहले कॉन्फिडेंस में लाओ फिर गिराओ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हो। मोटिवेशन तो थोड़ी देर तक रहता है। वो कुत्ते वाले दुम है ना, थोड़ी देर के सीधे होते फिर टेढ़े हो जाते। ओके। लावण्य जी कब आएंगे जी? अगले साल आएंगे वो। या तो कहीं यार क्लास ले रही हो ना, लाइक तो समझ में आता है घर में कर क्या रही हो। कुछ तो बहुत ही हुआ है। आई एम द फर्स्ट। यार सिलेबस ना निकलता जा रहा है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था भाई सीएस में। टाइम, टाइम पे चीजें निकल जाए तो बढ़िया है। क्या हो गया? तो दोबारा हो जाएगा तुम्हें। नहीं है यार। ओल्डेस्ट जो है, जो अंजलि जी ने आपको बता दिया है। दिवाली कब के भाई? मैं नेहा से पूछ रहा था, तो मुझसे पूछे नहीं मैं। मम्मी आ गई तुम्हारी? अरे बाबा। खाना बनाया जा रहा है। तुम्हारी मम्मी तो काफी टाइम से गई हुई है ना? तो है क्या मतलब गाँव में कुछ है? है भाई? क्या? क्या? अच्छा, तो हो गया, वो मिला नहीं अभी तक? अच्छा। हाँ। अच्छा, उनको हम इन्फॉर्म नहीं करना चाहते हैं, पर बैंक वाले कह रहे हैं कि उनको बताओ। अच्छा। वैसे बताना है क्यों नहीं उनको? उनको भी दो, उनको क्या देना है? ऐसा क्यों भाई, तो भरोगे भी आधा। नहीं सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ा गंदा सिस्टम है, स्पेशली यहाँ तुम्हारे इधर का। भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी में लड़ रहे हो। एक हमारे यहाँ है, तो ले ले भाई। हमारे ज्ञाने सर हैं, उनकी फैमिली में भी ये लफड़ा चल रहा है। But मैंने अपने नॉन में बाकी जो हमारे पहाड़ के लोग हैं ना, हमने देखा नहीं जनरली ऐसा। सीरियसली। हालांकि वहां इतनी जमीन की कीमत भी नहीं है।
तो उसको बिल्कुल सेटलमेंट करो ना। उसमें लड़ाई झगड़े क्या मतलब बनता है? सेटलमेंट करो। भाई इतना हमारे पास लैंड्स है, इतना ये तेरा, इतना मेरा, बात करो। दहेज वैल्यूएशन है। अरे भगवान। चलो कोई बात नहीं। Congratulations. The company should take decision on सब क्लॉज आई और डबल आई एट द टाइम ऑफ ऑफर। मतलब ये दोनों ऑफर वाले डिसीजन आपको कब लेने पड़ेंगे बेटा? जब आप ऑफर कर रहे हो तब। कि प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, अभी या बाद में? ये आपको पहले ही बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और कहाँ डिस्क्लोज करोगे इसको? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। किसमें बेटा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विच इज अनेक्स्ड विद नोटिस। ठीक है। आगे, where shares or other security are to be allotted for consideration other than cash। मतलब देखो, मतलब कैश के अलावा आप किसी और एसेट्स को एज ए कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं बेटा। कहते हैं द वैल्यू वैल्यूएशन ऑफ सच कंसिडरेशन शैल बी डन बाय कौन? रजिस्टर्ड वैल्यूअर हु शैल सबमिट अ वैल्यूएशन रिपोर्ट टू द कंपनी गिवन जस्टिफिकेशन फॉर द वैल्यू। सिंपल सी बात है भैया, हमें पता होना है ना कितने के एसेट्स हम ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यूएशन हम करवाएंगे किससे बेटा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। Where the preferential offer of the shares is made non-cash consideration or such non-cash consideration shall deemed to be treated following books of accounts। मतलब उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी भैया? उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इस तरीके से। देखो, where non-cash consideration मतलब एसेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? एसेट्स की बात कर रहा है, बोलो। टेक फ्रॉम द डेप्रिशिएबल या amortized assets है। It shall be where clause 1 is not applicable, it shall be expensive अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। मतलब या तो आप उसको कौन से एसेट्स मानोगे बेटा? जो डेप्रिशिएबल है। अगर एज सच कुछ नहीं एप्लीकेबल है, तो फिर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रेफर करोगे। किसको प्रेफर करोगे बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे डिसाइड होगा कि एसेट्स कौन सी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन रूल 13 सब रूल 3, द प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू बी इशूड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस शैल नॉट बी लेस देन प्राइस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। ऑफ कैसी बात है? मतलब वैल्यूएशन रिपोर्ट ने मान लो बता दिया 100 रुपए पर शेयर की प्राइस है, तो आप इससे कम नहीं कर सकते हो। कैसे ज्यादा कर सकते हो? ज्यादा कर लो, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। भले फायदा हो जाए। वैल्यूएशन रिपोर्ट में कितना आ रहा है? 100 रुपए प्राइस। कम करोगे तो कंपनी का नुकसान कर रहे हो ना, ज्यादा करोगे तो कंपनी का फायदा कर रहे हो। फायदा कर लो, नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है, सेबी के रूल्स वगैरह फॉलो करा जाएगा और जो भी प्राइस होगा डिसाइड होगा। ठीक है। मतलब सेबी के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा? वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है। इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ऑफर इज मेड टू द कंपनी वन और मोर एग्जिस्टिंग मेंबर, ओनली फ्यू प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेबल, जैसे पास 5 या फिर लेटर ऑफ पास 4 शेल नॉट अप्लाई। तो ये बेसिकली यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप किसको इशू कर रहे हो बेटा? मेंबर्स को। किसको इशू कर रहे हो? मेंबर को। बस खत्म हो गया ये। बाकी डिफरेंसेस है, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा इसको। दिस इज डिफरेंसेस। क्या? हाँ, और क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, आज ना डायरेक्टर की क्लास नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि डायरेक्टर कल हो चुकी है ऑलरेडी। ये करनी है, करनी है क्लास। क्योंकि मैं सोच रहा था इसको निपटा दूं। बोनस शेयर्स को समझते हैं, ध्यान से सुनना। बोनस शेयर्स को लेके बेटा एक सेक्शन हमारे पास है, सेक्शन 60। और इसमें हम एक पढ़ेंगे रूल 14 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। ठीक है। बोलो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देन अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा बोनस शेयर्स में, एंड लेट्स सी क्या आप उसको आंसर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और हाँ, संडे कल है, मंडे को सबके चार्ट आ जाना चाहिए, और तोड़ दूंगा हड्डियां यार, ये भी याद रखना।
मंडे को आ जाने, ठीक है। देखो ध्यान से। अब ध्यान तो सुनना, सिचुएशन क्या है। मान लो ये है हमारी कंपनी। क्या है बेटा? ध्यान तो सुनना कंसंट्रेशन से, ठीक है। कंपनी ने कुछ रेवेन्यू कमाया। क्या कमाया? सपोज 1,000 करोड़ का। कितने का बेटा? अच्छा, अब इस रेवेन्यू में से कुछ खर्चा हुआ होगा आपका। सब एक्सपेंडिचर आपने इनकर्ड करा होगा, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का। कितने करोड़ का? बचा कितना? 500 करोड़। बच गया ना? बोलो। अब इसमें से मान लो आपने कुछ पैसा अपने लिए रख लिया कंपनी के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, वो माइनस कर देते हैं फॉर रिटेन प्रॉफिट, जो भी वट एवर इज। मतलब आपने पैसा रख दिया कंपनी के कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, 250 करोड़ रुपए। कितना रख दिया? 250 करोड़, 250 लग मिलेंगे। कितना रख दिया बेटा? अब बचा कितना? अब सर कंपनी के पास ना ये 250 करोड़ मान लो पैसा एक्स्ट्रा है। क्या है बेटा? कंपनी के पास ऑप्शन है इस पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। किसको बेटा? शेयर होल्डर। यानी कि इस प्रॉफिट को वो क्या कर दे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। किसको बेटा? शेयर होल्डर। समझ में आ रहा है? बोलो। मान लो अगर कंपनी शेयर होल्डर को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फंड्स को। ए, इन फॉर्म ऑफ कैश। किसके फॉर्म में बेटा? या फिर बी, इन फॉर्म ऑफ काइंड। या तो कैश के फॉर्म में कर सकते हो बेटा, या तो काइंड के फॉर्म में शेयर इशू कर सकते हैं। अगर मैं कैश के फॉर्म में दे रहा हूं बेटा, तो इसको हम पढ़ेंगे डिविडेंड वाले चैप्टर में। कौन से वाले चैप्टर में बेटा? डिविडेंड वाले चैप्टर में। और डिविडेंड वाले चैप्टर के लिए बेटा आपको सेक्शन फुलफिल करने पड़ेंगे। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे 123 से लेके 127 तक। 123 टू 127 के सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अगर आप काइंड्स में दे रहे हो, काइंड्स मतलब क्या? आप प्रॉफिट को एक तरीके से शेयर्स में कन्वर्ट करके दे रहे हो, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? यानी कि यहां पर आप कैपिटलाइजेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? ऑफ किस चीज का? प्रॉफिट का। बोलो बच्चों। यानी कि प्रॉफिट को आपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? बोनस शेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा? बोनस शेयर्स, ठीक है। और इसको लेके हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 और रूल 14 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आएगी नहीं? पक्की बात है। चलो, तो ये है बेटा बोनस शेयर्स। और इसको हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, जल्दी लिखेंगे इसको।
तो इस बार भी तुम ही दोगे। सी वाले हैं यहाँ पे। सी एस वाले दबे भी हैं। लिख लिए। हेलो। अब इसमें क्या है, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है, क्या इशू कर रही है बेटा? कंपनी फंड रेज कर रही है यहाँ पे। कंपनी बेटा यहाँ पर इशू कर रही है फुल्ली पेड अप शेयर्स। क्या इशू कर रही है बेटा? हेंस नॉट रेजिंग फंड्स। क्या रेज नहीं कर रही बेटा? अच्छा, मुझे क्या बताओ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा रहता है कि कंपनी बोनस शेयर्स यूटिलाइजेशन कहाँ से करे, मतलब फंड्स कहाँ से यूटिलाइज करेगी। एक बात बताना, जब मैं आपको अपने शेयर्स दे रहा हूं तो अब कंपनी को पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है? सुनो, कंपनी आपको शेयर्स दे रही है, क्या दे रही है? तो कंपनी फंड्स क्यों अरेंज कर रही है भाई? क्यों? ठीक है, बढ़ गई, शेयर्स दे दिए, पैसा किस लिए चाहिए कंपनी को? एडजस्ट करने के लिए। एक ही जना बोल लो भाई, मैं ऐसा नहीं सकता। हाँ बोलो। क्या होगा उसको? हाँ भाई आप बोलो। अच्छा, तो रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो पेड अप वैल्यू की बात कर रहे हो आप? आया देखो भाई, कंपनी भले फंड रेज नहीं कर रही है बट क्या फंड्स यूटिलाइज होगा कंपनी का? फंड्स यहाँ पे यूटिलाइज होगा। अब जरा ध्यान तो सुनना क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। कंपनी अपने बेसिकली फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह को यूज करके बोनस शेयर्स इशू करती है। भाई मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नाम की कोई चीज है इस दुनिया में? आपने मान लो कुछ शेयर्स कंपनी में इशू करे, क्या करे बेटा? इशू करे, राइट? तो जैसे कि आपने बोला कि कंपनी जनरली बेटा ट्रीटमेंट शो करेगी, क्या ट्रीटमेंट शो करेगी बेटा? और हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होते हैं? टू इफेक्ट्स होते हैं। भाई पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, दोनों सिचुएशन दिखानी पड़ेगी ना आपको बैलेंस शीट में। हाँ, यस। तो इसलिए बेटा भले कंपनी आपसे फंड्स नहीं ले रही है बट वो अपने फंड्स को क्या करेगी, इसमें यूज करेगी अपनी वैल्यूज को इक्विवेलेंट करने के लिए, ताकि डेबिट क्रेडिट साइड दोनों क्या हो सके बेटा। यहाँ रिजर्व से क्या हो जाएगा? कम। वही चीज कहाँ बढ़ जाएगा? कैपिटल में बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ जाएगा बेटा? कैपिटल में। तो बैलेंस शीट में कोई डेफिशिएंसी आएगी क्या? नहीं, वो क्या रहेगा बेटा? फैली रहेगा। समझ में आ रही बात? पक्का। सो दैट्स वाई बेटा यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से और बैलेंस क्रिएट करने के चक्कर में हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते जरूर है बट कंपनी को फंड्स अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आए? लिखोगे इसको? लिख लो। ये तो प्रॉब्लम है। हाँ जी। वो कुछ भी नहीं देंगे आपको। सॉरी। भाई जनरली क्या होता है ना, इसको रिकमेंड करने की पावर तो बोर्ड के पास ही है। बोर्ड ने बोला नहीं, नहीं दे रहे डिविडेंड, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो।
बोर्ड ने बोला बोनस नहीं दे रहे, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। आपके पास मेंबर के पास पावर थोड़ी है यहाँ पे रिकमेंडेशन। मेंबर हैज नो पावर टू रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बोनस शेयर्स और डिविडेंड। ठीक है। बट हाँ, अप्रूवल पावर किसके पास? मेंबर्स के पास। ठीक है। रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड। अप्रूव कौन करेगा? मेंबर्स। बट अगेन, क्या वॉलेंटरली मेंबर रिकमेंड कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की किसको पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। वो बेटर जानते हैं ना कि अगर हम डिविडेंड दें या फिर बोनस दें कि नहीं दें। कंपनी को फायदा किसमें? बोनस शेयर्स देने में फायदा है या फिर डिविडेंड? बोनस शेयर्स में फायदा है बेटा। समझ रहे हो आपको? डिविडेंड कैसे कह रहे हो? डिविडेंड देना मैंडेटरी है ही नहीं भाई। कहाँ चला गया? किसको दे रहे हो बोनस शेयर्स? तुम्हारा अच्छे बात है। बेटा बोनस शेयर इसलिए बेनिफिशियल होता है, देखो। एक तो बोनस शेयर में कोई टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं कंपनी को, डिविडेंड में टैक्स जाता है, सीडीटी। है ना? दूसरा, डिविडेंड में बहुत बड़ा कैश आउटफ्लो हो गया। कैश क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। बट बोनस शेयर्स में कैश आउटफ्लो हुआ गया, वो किसके पास रहा? उल्टा, जो शेयर होल्डर है उनकी कैपिटलाइजेशन की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है भैया। जिसके पास 10 शेयर थे, मान लो 1:1 का शेयर दिया, 20 शेयर हो गए ना। आपकी वैल्यूएशन क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो बढ़ जाती है। तो ये ज्यादा बेटर होता है बोनस शेयर से। विप्रो कंपनी का नाम सुना आपने? ये शायद मैंने बताया भी होगा आपको पहले। विप्रो ने इतने बोनस शेयर्स दिए भैया, उसके शेयर होल्डर जो ना करोड़पति बन गए सिर्फ बोनस शेयर से। और इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि कंपनी ना, सीरियसली, डिविडेंड ना दे, कोई फायदा नहीं डिविडेंड का। ठीक है। अगर देना ही है तो क्या दो? बोनस शेयर्स दो, क्योंकि बोनस शेयर्स से ना फायदा है। उससे हमारी जो नेटवर्थ है ना वो बढ़ जाता है ना। तो बोनस शेयर्स ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर विद डिविडेंड। तो फालतू के कॉम्प्लायंसेस भी बढ़ जाती है डिविडेंड में। बोनस शेयर्स में कुछ खास कॉम्प्लायंसेस भी नहीं है, नॉर्मल कॉम्प्लायंसेस है, फुलफिल करो खत्म करो। ठीक है। और टैक्स वैक्स देने का कोई लफड़ा नहीं है। समझ बात को? क्या? हाँ। हो गया। चलिए अब आइए फटाफट से किताब किताब निकाल लो। हेडिंग क्या लिखा है दोस्तों? बोनस शेयर्स। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और कंपनी में अगर उसको आर्टिकल ने क्या करा हुआ बेटा? ऑथराइज करा हुआ है, कैपिटलाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को बाय इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स। ठीक है। कहते हैं द इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय कंपनी इज अ कॉमन फीचर्स। द वेस्टिंग ऑफ अ राइट टू द बोनस शेयर्स टेक प्लेस व्हेन द शेयर्स आर एक्चुअली अलॉटेड एंड नॉट इन फॉर्म ऑफ द अर्लियर डेट। वैसी बात है। देखो क्या लिखा हुआ। प्रोविजन कौन सा एप्लीकेबल है इसमें? 63। रूल कौन सा है बेटा? ओके। अब सर यहाँ पे ना कुछ सिचुएशन दे रखा है, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ बोनस शेयर्स को इशू करने के बेनिफिट नहीं है। भाई इससे हमारा कैपिटलाइजेशन होता है किसका? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का। फंड फ्लो नहीं होता बेटा। राइट। और मार्केट वैल्यू बेटा कंपनी के शेयर्स की कम डाउन टू देयर नॉमिनल वैल्यू बाय द इशूइंग बोनस शेयर्स। मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है ना, और सप्लाई के बढ़ने से प्राइस क्या होंगे? डाउन आएंगे। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर है, उनकी बढ़ जाएगी बेटा। ऑफ कोर्स। और बोनस शेयर्स नॉट ए इनकम, हेंस इस पे टैक्स भी नहीं लगता है, समझे? डिविडेंड जाते ही बेटा टैक्स भी देना पड़ता। ठीक है। जैसे देखो, अगर 5,000 रुपए तक डिविडेंड है, 5,000 रुपए तक डिविडेंड है, तो ये टैक्स कौन देगा? टैक्स पेड बाय कंपनी। और इससे ऊपर जाएगा तो टैक्स पेड बाय शेयर होल्डर। ठीक है। तो ये शेयर होल्डर के लिए लफड़ा है फालतू का, कौन टैक्स दे? टैक्स देना अच्छा लगता भी नहीं वैसे भी हमें, है ना? तो बोनस शेयर इशू करो, ज्यादा बेटर। समझ में आ गया? बोलो भैया। हाँ। अच्छा देखो क्या लिखा, कंपनी विच हैज वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ बोर्ड रिकमेंडिंग द बोनस शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ। ये है रूल 4। एक बार आपने बोनस शेयर्स क्या कर दिया बेटा? अनाउंस कर दिया, बाद में उसको आप वापस नहीं ले सकते हो। ठीक है। बोलो बच्चे। अब आता है सर सोर्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। सोर्सेस क्या है सर? According to Section 63, subsection 1, a company may issue fully paid up bonus shares to its member in a manner whatsoever out of
पहला क्या यूज कर सकते हो? फ्री रिजर्व। फिर क्या यूज कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर अकाउंट भी यूज कर सकते हो, बट रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। देखो, नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड ऑफ कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड थ्रू रीवैल्यूएशन एसेट्स। मतलब हमने एसेट्स की रीवैल्यूएशन कराई थी, उससे वैल्यू बढ़ गई और वैल्यू बढ़ी तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या बोलते हैं? तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप यूज नहीं कर सकते हो बोनस शेयर इशू करने के लिए। समझे? तो क्या यूज हो सकता है बेटा? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स और सीआरआर अकाउंट। सीआरआर पढ़ा था ना आपने? कहाँ पढ़ा था? इसी में कहाँ पढ़ा था? टॉपिक सेक्शन 55 प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू। गलती से ही पढ़ते हैं चपेट। ठीक है, क्या लिखा बेटा? कंडीशन फॉर इश्यू बोनस शेयर्स। अब कंडीशंस क्या है देखो तो ध्यान से। कहते हैं सेक्शन 63 सबसेक्शन 2, नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स एज रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स अनलेस, मतलब तब तक नहीं कर सकते जब तक आर्टिकल ऑथराइज ना कर दे। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? ओआर पास करना पड़ेगा। बट रिकमेंडेशन कौन देगा? बोर्ड। और उसको अप्रूव कौन करेंगे बेटा? शेयर होल्डर। ठीक है। और आपने कोई डिफॉल्ट ना कर रखा हो बेटा इन द पेमेंट ऑफ क्या बेटा? डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिट के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट में कोई भी डिफॉल्ट ना कर रखा हो। बोलो ना, कोई भी स्टैच्यूटरी ड्यूज, एम्प्लॉइज के कंप्लाइन जो फंड्स वगैरह पे करना था उसमें आपने कोई डिफॉल्ट ना कर रखा हो। अगर डिफॉल्ट कर रखा होगा तो फिर आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, फुली बेटा बोनस शेयर आप इशू करोगे बेटा। ठीक है। और नो इशू इन लिeu ऑफ डिविडेंड। अगर आपने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है तो फिर डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड के बदले आप क्या नहीं दे सकते बेटा? बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अनाउंस कर चुकी है कि हम डिविडेंड देंगे, क्या देंगे? बाद में करें नहीं, डिविडेंड के बदले बोनस शेयर्स देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने डिविडेंड अनाउंस किया है, डिविडेंड ही दोगे। या तो अनाउंस करते वक्त ही आप क्या बोलते हैं? हम बोनस शेयर्स देंगे। डिविडेंड को अनाउंस ही नहीं करते। ठीक है। डिविडेंड एक बार अनाउंस कर दिया तो डेट बन जाता है। क्या बन जाता है? और डेट को आपको रीपे करना पड़ेगा। इतना नहीं होगा। समझ में आया? तो भैया बोनस शेयर्स कभी भी डिविडेंड के बदले नहीं दिया जा सकता। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अरे कौन कौन से फॉर्म है? अब सी बात है, एमजीडी 14। अच्छा, यहाँ पर एसआर पास हो रहा है क्या लल्लू? क्या पास हो रहा है यहाँ पे? तो एसआर सिर्फ किस केस में पास होता है? तो एसआर एमजीडी 14 क्यों लिखा है यहाँ पे? अगर आर्टिकल को अल्टर करते हो तो पास 3 अलॉटमेंट के लिए जाएगा। हाँ। अच्छा, जनरली यहाँ पर क्या एमजीडी 14 जाएगा? जनरली नहीं। आर्टिकल ऑथराइज नहीं है, उसको अल्टर कर रहे हो तो एमजीडी 14 जाएगा साहब। समझ आएगा? खत्म हो गया भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। क्या लिखना है?